हम वहीं से जारी रखेंगे जिसकी हम बीते दिन बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे डर की, भय की, डर की पूरी जटिल समस्या की। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होगी वो है कि हमें सिर्फ परिधीय बदलाव की, सतही बदलाव की चिंता नहीं है, बल्कि हम मानस में ही संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, समस्त क्रांति चाहते हैं। यही हमारी दिलचस्पी है। जैसे कि हमने इन 5 चर्चाओं में वार्ता की, हमें न केवल समाज की मानसिक रूपरेखा को समझना है जिसमें हम रहते हैं, बल्कि हमारी खुद की रूपरेखा और प्रकृति को भी हमें समझना है। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम ही समाज है। और ऐसी दुनिया में जीना जो बहुत उलझी है, विरोधपूर्ण है, जिसमें युद्ध होते हैं। जाहिर तौर पर हमें खुद में क्रांति लानी होगी। यही हर समय का प्राथमिक मुद्दा है। और जो जितना गंभीर होता है, केवल सतही बदलाव को लेकर नहीं, सच में पूरी तरह से गंभीर, सिर्फ दुनिया को और उसकी पीड़ा को ही लेकर नहीं, बल्कि अपनी खुद की रूपरेखा और प्रकृति को लेकर भी। मुझे लगता है कि व्यक्ति को बहुत बहुत गंभीर होना होगा। कुछ चीज़ों को लेकर हम बड़े गंभीर होते हैं, चीज़ें जो हमें मज़ा देती है, जिनमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। किसी भी कीमत पर हम वह मज़ा गंवाना नहीं चाहते। हम उसके लिए बहुत गंभीर है। हम उसके पीछे भागते रहते हैं, चाहे वह सेक्सुअल यौन हो या महत्वाकांक्षा की लालच हो या किसी भी तरह की संतुष्टि, आनंद। पर हम में से कुछ सच में गंभीर है, जो अस्तित्व की पूरी इस समस्या को देखते हैं। संघर्ष, युद्ध, चिंता, निराशा, अकेलापन, पीड़ा। हमें इन मुद्दों को लेकर गंभीर होना होगा। और गंभीर मतलब इन मुद्दों पर लगातार ध्यान, केवल छिटपुट रुचि नहीं, ऐसी रुचि नहीं जो आप कभी कभार ले, जब आपको समस्या हो जो आपको काट रही हो, केवल तभी। यह गंभीरता हमारी पृष्ठभूमि होनी चाहिए, जहाँ से हम सोचे, जिए, कार्य करें। नहीं तो हम इस जीवन को ऐसे ही गंवाते जाते हैं। यह ऊर्जा का अपव्यय है, ऊर्जा की बर्बादी है। अंतहीन चर्चा उन चीज़ों पर करके जो चीज़ें असल में मायने ही नहीं रखती, और जो जितना ज़्यादा गंभीर है भीतर से, उतनी ही ज़्यादा वहाँ परिपक्वता होती है। परिपक्वता उम्र का मुद्दा नहीं है। बड़े बड़े अनुभवों को जमा करना, इसका परिपक्वता से कोई संबंध नहीं, या ना ही बहुत सारा ज्ञान हासिल करने से परिपक्वता का कोई संबंध है। बल्कि इसकी बजाय मुझे लगता है कि यह परिपक्वता, जिसका उम्र और समय से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, वह परिपक्वता इस गंभीरता के गुण के भीतर आती है। और वह परिपक्वता तभी संभव है जब कोई गहराई से और व्यापकता से खुद को जानता है। खुद को जानने में ही वह परिपक्वता आती है।
और इस परिपक्वता के गुण को समय, परिस्थितियों, प्रवृत्तियों पर, झुकाव पर नहीं छोड़ना है। जो कि है कि फल गर्मी के मौसम में पकता है। फल पकने के लिए समय लेता है। बहुत दिनों की बारिश, सूर्य प्रकाश, ठंड और फिर मौसम की कई आपदाओं से बचकर एक दिन वह तोड़ने के लिए तैयार है। क्या इसी तरह परिपक्वता आती है? मुझे लगता है कि बर्बाद करने के लिए समय ही नहीं बचा है और व्यक्ति को तत्काल, तुरंत ही परिपक्व होना होगा। शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन भीतर से परिपक्व, पूर्णतः पका हुआ, जो ज्ञान, अनुभव, समय, परिस्थितियां इत्यादि से नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि हम में से हर किसी को खुद से यह सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से, दुर्भाग्य से बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और जीवन के पूरे अर्थ को समझने के पहले ही हम शारीरिक रूप से मर जाते हैं और हम हमारे दिन पछतावे में, खेद में, यादों में, खुद के बारे में छवि बनाने में गुजार देते हैं। क्या यह परिपक्वता ले आएगा? या परिपक्वता ऐसी कोई चीज़ है जो तुरंत ही है, तत्काल है और समय से अनछुई है? कृपया खुद से ये सवाल पूछिए, क्योंकि हम यह वार्ता को सुनने नहीं आए हैं। शाब्दिक अंतहीन वार्ताएं, शब्दों के ढांचे बनाना मुझे नहीं लगता है, और मैं यह विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अनुभव, ज्ञान जमा ना करे, बल्कि चीज़ों को सीधा सीधा, प्रत्यक्ष, तुरंत, तत्काल वैसा ही देखे जैसी वो चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि इसमें परिपक्वता का गुण समाया है, जिसमें धोखा नहीं है, बेईमानी नहीं है, दोहरी सोच, दोहरा मापदंड नहीं है। बिना किसी डर के, बिना उस छवि को देखे जो हमने खुद की बनाई है। हम में से हर व्यक्ति के पास खुद की छवि है। हमें कैसा होना चाहिए इसकी छवि? हमारे पास विचार है कि हम बड़े महान हैं, या अरोचक, उदासीन, औसत दर्जे के लोग हैं, या फिर हमारे में ऐसी भावना है कि हम असाधारण रूप से दयालु है, श्रेष्ठतर है, ज्ञान से भरे बुद्धिमान हैं। हमारे पास खुद की एक तस्वीर है, छवि है, जो छवि वास्तव में जो है उसके तत्काल को देखने में बाधा है, जो छवि उसे देखने में रोकती है जो वास्तव में है। छवि और जो वास्तविक है, इनके बीच संघर्ष है। और मुझे ऐसा लगता है कि परिपक्वता मस्तिष्क की ऐसी स्थिति है जिसमें छवि नहीं है, और फिर जो है उसमें कोई भी परिस्थिति में संघर्ष नहीं है। जो मस्तिष्क संघर्ष में है वह परिपक्व नहीं है, चाहे फिर वह संघर्ष परिवार के साथ हो, खुद के साथ हो, खुद की इच्छाओं के साथ हो, खुद की महत्वाकांक्षाओं के साथ हो, या अपनी पूर्तियों के साथ, चाहे किसी भी स्तर पर हो।
ऐसा मस्तिष्क निश्चित रूप से यह दिखाता है कि वह परिपक्व नहीं है, सही साफ नहीं है। वह हमेशा मांग में है, अपेक्षा में है, आशा करने में लगा है। निश्चित रूप से ऐसा मस्तिष्क कभी परिपक्व नहीं हो सकता। और जब हम डर के सवाल पर वार्ता कर रहे हैं, साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं, तो हमें यह सब सोचना होगा, केवल एक ही डर को नहीं, किसी खास तरह के भय को ही लेकर नहीं, पर डर जो खुद को तरह तरह के मार्गों से अभिव्यक्त करता है। जैसे इच्छा अपने वस्तुओं को बदल देती है। जब कोई छोटा होता है तब वह हर तरह की खुशी देने वाली चीज़ को, इंद्रिय मज़ा देने वाली चीज़ को पाना चाहता है। और जैसा जैसा वह बड़ा होता है, इच्छा अपनी वस्तुएं बदल देती है। वह और जटिल होते जाता है, पर अभी भी वह इच्छा ही है, भले ही वस्तुएं बदल गई हो। इसी तरह वह केवल भय है, अलग अलग किस्मों के भय नहीं। और जैसे हम इस भय के प्रश्न में जाएंगे, हमें यह भी सोचना होगा कि व्यक्ति को भय की अखंडता को देखना होगा, ना कि भय की खंडित प्रकृति को। शायद से कोई अपने पड़ोसी से, अपनी पत्नी से, मौत से, अकेलेपन से, बुढ़ापे से, प्यार ना मिलने से या प्यार क्या है ना जान पाने से डरता हो। शायद कोई संपूर्ण आत्मसमर्पण क्या है कभी जान ही ना पाए, क्योंकि संपूर्ण आत्मसमर्पण में ही सुंदरता होती है। और इन सब का पता ना होने के कारण कोई डरा हुआ है, ना केवल उससे जो ज्ञात है, बल्कि उससे भी जो अज्ञात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को भय को संपूर्णता में जानना होगा, विभाजित भय को नहीं, जिसमें व्यक्ति जकड़ा जाता है। तो फिर सवाल यही है कि क्या कोई भय की संपूर्णता को जान सकता है? क्या यह संभव है कि कोई भय के अलग अलग पहलुओं को नहीं, बल्कि संपूर्ण भय को देख पाए? मैं शायद से मौत से भयभीत हूँ, आप शायद अकेलेपन से भयभीत हो, दूसरा कोई इसलिए शायद भयभीत हो क्योंकि शायद उसे प्रसिद्धि ना मिले, या कोई ऐसा जीवन जीना जो उबा देने वाली, तन्हाई से भरी, थका देने वाली, पीड़ा देने वाली दिनचर्या से भरा हो। व्यक्ति अनगिनत चीज़ों से भयभीत हो सकता है, और मुझे डर है कि हम एक एक भय को एक एक करके सुलझाने का प्रयास ना करें। ऐसी इच्छा मुझे अपरिपक्व लगती है, क्योंकि वह केवल भय है। और क्या मस्तिष्क केवल भय को ही देखे, ना कि भय के अलग अलग रूपों को? क्या आपको ये सब समझ आ रहा है? क्या मैं खुद को साफ कर पा रहा हूं? नहीं। मुझे लगता है कि भय को उसकी संपूर्णता में देखना ज़रूरी है, ना कि केवल मुझे किस बात से डर लगता है। ऐसे संपूर्णता में देखना कैसा संभव है? सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि इसके अलग अलग पहलुओं को भी देखें। केवल डर की केंद्रीय संरचना और प्रकृति को ही नहीं, बल्कि वो डर जो अंधेरे से लगता है,
अकेले चलने से लगता है, पति पत्नी से लगता है, नौकरी गंवाने से लगता है। क्योंकि अगर मैं भय के केंद्रीय प्रकृति को समझता हूं, तो फिर मैं इसकी बारकाई को, इसके विवरण को भी समझना शुरू करता हूं। लेकिन अगर मैं केवल इसके विवरण को ही देखूं, तो मैं केंद्रीय मुद्दे पर कभी नहीं आ पाऊंगा। तो कैसे कोई इसकी संपूर्णता को देखे? हम में से ज़्यादातर जब भय होता है तो उससे भाग जाते हैं या उसे दबा देते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं या किसी न किसी तरह से इससे बचना चाहते हैं। यही हम में से ज़्यादातर करते हैं। हमें नहीं पता कि देखा कैसे जाता है। हमें नहीं पता कि उस डर के साथ जीते कैसे है। जो कि है, क्या मैं डर को देख सकता हूं? ठीक है, अपने खुद के भय को लीजिए। हम में से ज़्यादातर किसी न किसी चीज से भयभीत है। दुर्भाग्य से यह सच है। बचपन से तुम मरने तक ऐसे भ्रष्ट और मूर्ख दुनिया में जीते हुए, शिक्षा जो हमें दी जाती है, इन सब में भय है और हम सबके पास डर है। आपके व्यक्तिगत भय को लीजिए। अगर आप इसके बारे में जागरूक हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखिए। देखिए उन्हें। क्या आप उसे किसी भी बचाव की गति के बिना देख सकते हो? बिना समर्थन के, उसे दबाए बिना या नियंत्रित किए बिना, सिर्फ उसे देखना। शायद मुझे एक बीमारी का व्यक्तिगत भय है, और क्या मैं उसे बिना किसी सदमे के देख सकता हूं? बिना किसी पलायन के, बिना किसी भी आशा के, सिर्फ उसे देखना। और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देखना कैसे पड़ता है, देखा कैसे जाता है। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी समस्या इसी में है कि देखे कैसे। कैसे देखना, सुनना और अवलोकन किया जाता है। क्या मैं उस भय के बिना उस शब्द को देख सकता हूं, जो शब्द भय को ले आता है, जो शब्द ही भय का कारण है? कृपया इसे थोड़ा समझिए। बिना शब्द के, जैसे मृत्यु, यह शब्द अपने आप में ही चिंता ले आता है। जैसे प्यार, यह शब्द इस शब्द की एक छवि है। शब्द के साथ वह बाकी सब भी आ जाता है। तो क्या मैं मेरे भय को बिना उस शब्द के देख सकता हूं, जो उचित या अनुचित या विरोध इत्यादि की हो? बस देखना। मैं केवल तभी देख सकता हूं जब मस्तिष्क शांत हो। जो कि है, आप जो बोल रहे हो उसे मैं केवल तभी सुन सकता हूं जब मेरा मस्तिष्क खुद से बातों में ना लगा हो। फिर मैं पूरी तरह से
आप जो बोल रहे हैं उसे सुन सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मेरी खुद की बातचीत समस्याओं को लेकर, चिंताओं को लेकर खुद के साथ जारी रखता हूँ, तब मैं आपको सुनने में असमर्थ हूँ। इसी तरीके से क्या मैं उस डर को या किसी समस्या को देख सकता हूँ बिना उसे सुलझाने की कोशिश किए, हिम्मत इत्यादि जुटाने की कोशिश किए बिना, बिना किसी भी प्रकार की मूर्खता के, सिर्फ देखना। और व्यक्ति आकाश, वृक्ष, नदी, पहाड़, इनको थोड़ा बहुत शांत मस्तिष्क से देख सकता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर को ये महत्वपूर्ण नहीं लगते। उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर जब डर होता है, ना उम्मीद होती है, भयंकर अकेलापन होता है, जब सीधे तौर पर आप इससे जुड़े होते हो, मस्तिष्क की कुरूप अवस्था के साथ, ईर्ष्या के साथ, बस उसे देखना पूरी तरह से कि आपका मस्तिष्क इतना शांत है कि वह देख सकता है। और मुझे लगता है ऐसा शांत मस्तिष्क जोता नहीं जा सकता, क्योंकि जिस मस्तिष्क को शांत किया गया है वह मस्तिष्क मंद है, गतिहीन है, नासमझ है। उसके पास गहराई, व्यापकता और सुंदरता नहीं है। पर जब आप गंभीर होते हो और भय को पूरी तरह से देखना चाहते हो, क्योंकि भय भयानक है, भयानक चीज है, खौफनाक है, आप जानते ही होंगे, आप भयभीत हुए ही होंगे। कैसे यह भय हमारे दिन को भयंकर अंधकार में ले जाता है। और अगर आप सच में गंभीर है तो ऐसी चीज के साथ आप जीना नहीं चाहोगे। तो आप गंभीर होते हो, तीव्र, गहन होते हो, जैसे आप किसी सांप के साथ एक ही कमरे में रह रहे हो। आप अपनी हर गतिविधि को देखते हो, आप बहुत सजग हो, संवेदनशील हो। डर को देखने के लिए व्यक्ति को उसके साथ जीना पड़ता है, उसके साथ होना पड़ता है, जो कि है कि कुछ समझने के लिए आपको उसके साथ जीना होता है, उसका अवलोकन करना होता है, आपको उसकी प्रकृति को जानना होता है, उसमें क्या अंतर्निहित है उसे जानना होता है, उसका ढांचा और उसकी गतिविधि को जानना होता है। नहीं तो फिर आप उसके बारे में सीख नहीं सकते। क्या व्यक्ति भय के साथ जी सकता है? क्या आपने कभी किसी चीज के साथ जीने का प्रयास किया है? पहले खुद के साथ ही जीना, अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ जीना। अगर आपने खुद के साथ जीने का प्रयास किया है तो फिर आप देखना शुरू करोगे कि आप हो ही नहीं। सौंदर्यमय अवस्था यह एक जीवित चीज है, और जीवित चीज के साथ होना, कृपया जरा देखिए इसे सर,
खुद में इसे देखिए, अवलोकन कीजिए इसका। जीवित चीज के साथ जीने के लिए आपका मस्तिष्क भी जीवित होना चाहिए, और वह जीवित हो ही नहीं सकता अगर वह राय बनाने में या मूल्यों में या नतीजों में जकड़ा हो। बराबर। और जीवित चीज के साथ जीना बहुत कठिन है, और इसीलिए सारे संबंध गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम जीवित चीज के साथ नहीं जी रहे, हम छवि के साथ जी रहे हैं। और इसलिए छवि जिसमें हम जोड़े जा रहे हैं, वह छवि मृत है, मरी हुई है। और भय के साथ जीने के लिए जो जीवित है, ऐसे दिल और दिमाग की ज़रूरत पड़ती है जो पूरी तरह से जीवित हो, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं, कोई सूत्र नहीं, जिस कारण वह भय की हर गतिविधि को देख पाता है, समझ पाता है। फिर अगर ऐसे आप उसका अवलोकन करते हैं और उसके साथ जीते हैं, जो पूरा दिन नहीं लेता, बस एक पल लेता है, एक सेकेंड, एक मिनट लेता है, बस एक सेकेंड, एक ही मिनट, और आप भय की पूरी प्रकृति को जान जाओगे। और अगर आप इसके साथ पूरी तरह से जीते हो, तो अनिवार्य रूप से आप पूछोगे कि वो कौन सा सत्व है, कौन सी इकाई है जो भय के साथ जी रही है, जो भय के साथ, वो क्या है जो भय के साथ जी रहा है। आप समझ रहे हो? वो कौन है जो इसे समझ रहा है, इसके साथ जी रहा है, इसका अवलोकन कर रहा है। दृष्टा कौन है, देखने वाला कौन है, और वह क्या देख रहा है। क्या मैं आगे बढ़ूं, या फिर इसमें आपको बहुत थकान हो रही है? मुझे आशा है आप केवल सुनने वाले नहीं हैं, जो केवल शब्दों को सुनते हैं, बल्कि जो बोला जा रहा है आप उसमें सहभागी हो रहे हैं। साथ मिलकर हम बांट रहे हैं, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा गहन होते हो, ना कि बोलने वाला। आप क्रिया कर रहे हो, ना कि बोलने वाला। तो आप खुद से पूछ रहे हैं कि दृष्टा कौन है, देखने वाला कौन है, जो जी रहा है, देख रहा है। भय के अलग अलग रूपों की सारी गतिविधियों की सूचना ले रहा है, और भय के केंद्रीय तथ्य को लेकर जागरूक है, जो कि है कि देखने वाला कौन है। क्या देखने वाला दृष्टा एक मृत इकाई है? क्या वह मरा हुआ अस्तित्व है? क्योंकि उसने खुद के बारे में बहुत ज्ञान एकत्रित किया है, बहुत सूचनाएं एकत्रित की है, वो बहुत कुछ सीखा हुआ है, जिसने बहुत सारे अनुभव जमा किए हुए हैं। और ये अनुभव, ये बहुत सारा ज्ञान और अनंत प्रकार का ये अकेलापन, तन्हाई, पीड़ा, ये सब अतीत है, भूतकाल है, मृत है। यादें, सारी की सारी यादें मरी हुई है,
और क्या वह मृत चीज भय की गति के साथ जीवित का अवलोकन कर सकती है? आप समझ पा रहे हो ये सब? क्या दृष्टा गतिहीन है? क्या दृष्टा अतीत है? या फिर क्या दृष्टा देखने वाला जीवित है, जीवित चीज है? आपका क्या जवाब है? मुझे मत जवाब दीजिए। क्या है आपका जवाब? क्या आप एक मरे हुए अस्तित्व है जो जीवित का अवलोकन कर रहा है, या जीवित चीज है जो जीवित को देख रही है? क्योंकि देखिए, दृष्टा में दो अवस्थाएं होती है, दो अवस्थाएं अस्तित्व में होती है, बराबर। जब आप वृक्ष को देखते हो तो क्या आप उसे वृक्ष के जैव विज्ञान के साथ देखते हो, वनस्पति विज्ञान के साथ? और आप उस वृक्ष की हलचल को भी देखते हो जो जीवित है। पत्तों के बीच से टहनियों से गुजरती हवा कैसे वृक्ष का तना वृक्ष के साथ हिलता है, जो कि जीवित है, जीवित चीज है। और आप उसे उसके बारे में जमा किए हुए ज्ञान से देख रहे हो, जो ज्ञान मृत है, एक मरी हुई चीज है। या आप उसे एकत्रित किए गए ज्ञान के बिना देख रहे हो, इसलिए आप जो जीवित चीज है, एक जीवित चीज को देख रहे हो। क्या ये थोड़ा बहुत साफ है? जो कि है दृष्टा, देखने वाला, दोनों हैं, अतीत और जीवित वर्तमान भी, बराबर। लेकिन दृष्टा जो अतीत है, जो जीवित वर्तमान को स्पर्श कर रहा है, पता नहीं कि आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं। देखिए सर, चलो इसे थोड़ा करीब ले आते हैं। वृक्ष के बारे में भूल जाइए। क्या आप दृष्टा के तौर पर अपनी पत्नी को देख सकते हो, आपके दोस्त को, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को? और जब आप अवलोकन करते हो, देखते हो, तो क्या आप कल की यादों के साथ देखते हो, या फिर ऐसा देखते हो जैसे कभी कोई कल था ही नहीं, और कल वर्तमान को दूषित कर रहा है? इसका भी अवलोकन करना, जागरूक रहना इसके बारे में। तो दृष्टा जीवित वर्तमान भी है और अतीत भी है ना? और अतीत हमेशा वर्तमान पर छाया रहता है। अतीत की यादें कि उसने मुझे कल क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, कल का आनंद, कल का मजा, कल का अपमान वर्तमान को छूता है और इस कारण उसे मोड़ देता है। तो देखने वाला दोनों अतीत और वर्तमान है, और इसलिए वह आधा जीवित और आधा मरा है, और इस जीवन और मृत्यु के साथ वह देख रहा है। और क्या वह कोई ऐसा दृष्टा है, देखने वाला है, जो कि
ना ही अतीत का है और ना ही समय के दायरे में होने वाले वर्तमान का। अब दृष्टा है। दृष्टा अतीत है, यह साफ है। छवियां, चिन्ह, विचारधारा और बाकी सब भूतकाल। और वह वर्तमान में सक्रिय भी है। सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, अवलोकन कर रहा है। यह सुनना, देखना अतीत से छुआ हुआ है निश्चित रूप से। तो दृष्टा अभी भी समय के सीमा में ही है, बराबर। और जब वह वस्तु को देखता है, जिसे भी वह देखता है, भय को सीमा के भीतर रहकर, कृपया ध्यान दे, समय के दायरे में रहकर जब वह अवलोकन करता है, तब वह भय की संपूर्णता को नहीं देख रहा है। तो दृष्टा न केवल अतीत है पर वर्तमान, जिसमें अतीत के अवशेष है। और क्या वह दृष्टा, वह देखने वाला परे जा सकता है? जो कि है कि ना ही वह अतीत है, ना ही वर्तमान, और इसलिए दृष्टा ही दृश्य है जो जीवित है। पता नहीं कि ये आपके पकड़ में आ रहा है या नहीं। क्या आप इसमें से कुछ पकड़ पाए या नहीं? मैं भी निश्चित नहीं हूं, मैं भी इसे पकड़ पा रहा हूं या नहीं। मैं भी निश्चित नहीं हूं कि मैं भी इसे पकड़ पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि यह बहुत गंभीर चीज़ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यही असल ध्यान है, यही रियल मेडिटेशन है। और इसे शब्दों में अभिव्यक्त करना बहुत कठिन है। उसकी प्रकृति को, मस्तिष्क की ऐसी अवस्था को जिसमें ना केवल अतीत के रूप में दृष्टा है, बल्कि वह दृष्टा भी है जो वास्तव में देख रहा है, जो सच में अवलोकन कर रहा है, सुन रहा है। और उस देखने की, सुनने की, अवलोकन करने की जड़ें अतीत में हैं। और वह दृष्टा जो अतीत में जीता है और उस वर्तमान में जीता है जो अतीत से दूषित है। इसीलिए दृष्टा और दृश्य में विभाजन है। क्या आप सब लोग सोने वाले हैं? और यह अंतर, दृष्टा और दृश्य के बीच का अंतर तभी खत्म होता है जब वह एक दूसरा गुण होता है जिसका समय से कोई संबंध नहीं होता, जो ना ही अतीत है ना ही वर्तमान है। केवल तभी दृष्टा दृश्य है, जो कि दृश्य के साथ पहचान बनाने की प्रक्रिया नहीं है। मुझे एक व्यक्ति ने बताया था, जिसे इन सब बातों का पता था, जिसने ये सब सीखा था, कि प्राचीन चीन में एक चित्रकार वृक्ष के आगे बैठ गया। कई दिनों, महीनों, सालों तक वो बैठा रहा, जब तक वह खुद वह वृक्ष नहीं बन गया था, जब तक वह खुद
वह वृक्ष नहीं था। ऐसा नहीं कि वह वृक्ष बन गया, ऐसा नहीं कि उसने अपनी पहचान वृक्ष के साथ कर ली थी, पर वो चित्रकार, वो वृक्ष बन गया था। मतलब वहाँ दोनों के बीच कोई अंतर ना रहा, दोनों में कोई जगह नहीं रही। दृष्टा और दृश्य एक ही थे, वहाँ कोई दृष्टा का अनुभव नहीं था। अनुभव, सुंदरता, परछाई, पत्तों की गहराई, रंगों की गुणवत्ता, वह पूरी तरह से वृक्ष हो गया था। और केवल उसी अवस्था में वह चित्र बनाता था। यह प्राचीन भारत में भी हुआ है। वो फैशन परस्त नहीं होना चाहते थे। गैर उद्देश्य, गैर ये, गैर वो इत्यादि सारी आधुनिक तरकीबें। किसी से पहचान जोड़ना बहुत आसान है और वह और भी बड़े संघर्ष में, द्वंद्व में, अकेलेपन में, पीड़ा में ले जाता है। हम में से ज़्यादातर खुद की पहचान अपने परिवार से, पति से, पत्नी से, देश से करते हैं और इसी कारण भयानक दुर्गति हुई है, भयानक युद्ध हुए हैं। पर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वह पूरी तरह से अलग है और आपको इसे शाब्दिक रूप से नहीं समझना है, बल्कि आपके हृदय में, आंतरक में, आपके अस्तित्व के मूल जड़ से, उसके नींव तक, फिर आप देखेंगे कि आप अनंत रूप में डर से आज़ाद जी पाओगे। डर से आज़ाद जियोगे और केवल तभी आपको पता चलेगा कि प्रेम असल में क्या है। तो व्यक्ति को दृष्टा को समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ को नहीं जो देखी जा रही है, उसे बहुत कम मूल्य है। डर का भी बहुत कम मूल्य है जब आप उसके बारे में सोचते हो। तो जो सच में मूल्यवान है, कीमती है, वो है कि आप भय को देखते कैसे हो, आप भय के साथ करते क्या हो, या क्या है जो भय के साथ आपको नहीं करना चाहिए। विश्लेषण, भय के कारण की खोज, अनंत काल से पूछते रहना, पूछते जाना, सवाल करते जाना, सपने देखते जाना और बाकी सब, जो कि दृष्टा है, देखने वाला है। देखने वाला मूल्यवान है उससे जिस चीज़ को देखा गया है। और जैसे कोई दृष्टा को देखता है, जो कि आप खुद है, न केवल अतीत के आप, मृत याददाश्त, यादें, आशा, पछतावा, ज्ञान, और सारा ज्ञान हमेशा भूतकाल होता है, अतीत होता है। जब आप कहते हो कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तो मैं तुम्हें वैसे जानता हूँ जैसे तुम कल थे। वास्तव में अभी मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आप खुद अतीत हो जो वर्तमान में जी रहा है, अतीत से छुए हुए, जिस पर अतीत छाया हुआ है, और कल का इंतज़ार, जो कि दृष्टा का ही एक हिस्सा है। हमें कल का इंतज़ार है, वो सभी का सभी समय की सीमा के भीतर कल
आज और आने वाले कल की भावना में। और यही सब है जो हम जानते हैं। और दृष्टा की एक अवस्था के साथ हम देखते हैं भय को, जलन को, युद्ध को, परिवार को, उस बेहुदा इकाई को जिसे हम परिवार कहते हैं। और इसी के साथ हम जीते हैं। वह दृष्टा है, देखने वाला है। और दृष्टा हमेशा समस्याओं को सुलझाने में लगा है। जो चीज़ें देखी जा रही है, जो दृश्य है, उन्हें सुलझाने में वो लगातार लगा हुआ है, जो कि एक चुनौती है, नया है। इसलिए वह लगातार नए को पुराने के अंतरिम अनुवादित करने में लगा है। इसलिए अनंत काल तक, जब तक उसका अंत ही ना हो जाए, वह हमेशा संघर्ष में ही होगा। और कोई भी बौद्धिक तौर पर, शाब्दिक तौर पर, विवरण के द्वारा नहीं समझ सकता मस्तिष्क की उस अवस्था को जिसमें दृष्टा के पास कोई स्थान नहीं, जगह नहीं होती, खुद के और उसके बीच अंतर नहीं होता जिसे वह देख रहा है। दृष्टा और दृश्य के बीच कोई अंतर नहीं। मतलब अब अतीत किसी भी समय हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं है। किसी भी क्षण नहीं, एक भी पल के लिए नहीं। जब वर्तमान में अतीत का हस्तक्षेप नहीं होता, केवल तभी दृष्टा ही दृश्य है। केवल तभी डर, भय, इसका हमेशा के लिए अंत होता है। क्योंकि जब तक भय है, प्रेम नहीं हो सकता। कल कुछ लोगों के साथ मैं चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि प्रेम क्या है, प्यार क्या है। और प्यार के बारे में बहुत से विवरण दिए गए हैं। सेक्स, संभोग, किसी का बन के रह जाना, किसी का मुझ पर शासन ना हो, प्रभुत्व ना हो, किसी दूसरे से मानसिक पोषण पाते रहना, सेक्स के बारे में सोचते रहना, ये सब का सब आमतौर पर इसे प्रेम समझ लिया जाता है। इसमें हमेशा चिंता, भय, जलन, पछतावा और 100 तरीके के अलग अलग चीज़ें होती है। निश्चित रूप से जहाँ संघर्ष है, वहाँ प्यार नहीं है। यह कोई कहावत नहीं या फिर कोई सूत्र नहीं जिसे आप लिख ले, बल्कि खुद में इसका अवलोकन करें। आप जो चाहे कर लो, जब तक वहाँ भय है, जलन है, व्याकुलता है, तब तक आप संभवतः प्रेम नहीं कर सकते। और प्रेम का, प्यार का, किसी भी तरह का कोई भी संबंध आनंद और इच्छा के साथ नहीं है। आनंद या कहे मज़ा, डर के, भय के साथ साथ ही चलता है। और मस्तिष्क जो भय में जीता है, निश्चित रूप से हमेशा मज़े की तलाश में रहता है। और मज़ा केवल भय को और बढ़ा देता है। और इस तरह व्यक्ति इस चक्र में फंस जाता है। और इस चक्र के बारे में जागरूक होना, उसे देख पाना, उसके साथ जीना,
उसके साथ होना, कभी भी उससे बचने की या बाहर भागने की कोशिश किए बिना। फिर आप उस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देते हो। चक्र इसलिए नहीं टूटा क्योंकि आप इसे लेकर कुछ कर रहे हो। बराबर। केवल तभी जब वह मजा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, तब वह कुछ है जिसे प्रेम कहते हैं। माफ करना, मैं बहुत देर तक बोला।